Hello students, welcome to my channel. Today we are starting class 10th geography chapter number 2 forest and wildlife resources. Before starting, I would like all of you to please like my channel, subscribe and share it. And if you have subscribed, kindly hit the bell icon. So now let us start this chapter. अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है. प्लीज़ ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल. चलिए जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ये चैप्टर क्लास 10 ज्योग्राफी बुक का है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. लेट अस टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. इंडिया is world's richest country in terms of vast area of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world. At least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. Many are categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, etc. देखो जो थ्रेटन्ड लिस्ट है यानी कि एक्सटिंक्ट होने वाली लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा 20% ऑफ मैमल्स जो है वो इस थ्रेटन्ड लिस्ट में आ रहे हैं. 10% ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा है वो इस थ्रेटन्ड लिस्ट में आ रही है. मीन्स इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो रही है. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो ये कौन करता है? ये IUCN क्लासिफाई करता है. IUCN यानी द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब इसने कैसे क्लासिफाई किया है? इसने टोटल 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है. नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. बात करते हैं नॉर्मल स्पीसीज की. नेम सजेस्ट कि ये नॉर्मली पाए जा रहे हैं, इनका सर्वाइवल बहुत नॉर्मल है. Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, sal, pine, rodents, etc. Endangered species, these species which are in the danger of extinction, for example black buck, crocodile, Indian wild ass, etc. Vulnerable species, these species whose population has declined to the levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. क्या है इसमें? इसमें ये है कि यदि ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हो रहे हैं ये अगर कंटिन्यू रहे तो ये एक्सटेंट हो सकते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आ रहे हैं. आई एम सॉरी, ये एंडेंजर्ड हो सकते हैं. तो एंडेंजर होने के बाद ही तो एक्सटेंट होंगे, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं इन्हें रोका नहीं गया तो. फॉर एग्जाम्पल ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन, एटसेट्रा. Rare species, species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. For example, Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill, etc. Endemic species. These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. For example, Andaman teal, Nicobar pigeon, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. ये वो स्पीसीज है. एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही आइसोलेट होकर रह जाती है. नेम जैसे अपन ने देखे अंडमान टील है, तो ये जो टील है ये सिर्फ अंडमान में ही है. अब अंडमान वाइल्ड पिग है, तो ये जो वाइल्ड पिग है ये सिर्फ अंडमान में ही है. मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश में, तो ये कुछ ऐसी जगह पे आइसोलेट हो जाते हैं कुछ फ्लोरा एंड फौना, तो उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज. एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. काफ़ी सर्च करने के बाद में भी जहाँ वो पाए जाते थे उस जगह पे काफ़ी सर्च करने के बावजूद भी अब वो स्पीसीज नहीं मिल रहे हैं. These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. For example, Asiatic cheetah, pink-headed duck, etc. Causes of depletion of flora and fauna. क्या कॉज है जिसकी वजह से जो फ्लोरा और फौना है ये डिप्लीट हो रही है? Human beings transformed nature into a resource obtaining directly from and indirectly from forest and wildlife such as wood, bark, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. which depleted our forest and wildlife. जितनी भी ज़रूरतें हैं ह्यूमन की वो सब फॉरेस्ट से आ रही है. कभी कभी वाइल्ड लाइफ से भी वो ज़रूरतें पूरी होती है. तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपन अपने फ्लोरा और फौना को डिप्लीट कर रहे हैं.
दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है, अपनी ज़रूरतों के लिए अपन बायोडाइवर्सिटी को हार्म नहीं कर सकते। The various factors that cause depletion of flora and fauna are, देखो ये वही नेगेटिव फैक्टर्स है जिसके लिए ऊपर वल्नरेबल में लिखा हुआ आया था कि सर अगर ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो। अब वो क्या क्या नेगेटिव फैक्टर्स है वो आप देखना। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो लार्ज स्केल में बन रहा है। डाटा जो है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो भी काफ़ी लार्ज एरिया में होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, माइनिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन बहुत मेजर फैक्टर है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी वाइड स्प्रेड में आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो उतनी लार्ज एरिया में आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉइट तो कर रहे हो ऊपर ओवर कर रहे हो, तो यूँ कहते हैं ना किसी भी चीज़ का ओवर होना बहुत नुकसानदायक होता है। तो ये वही चीज़ हो रही है, यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है बट वो ओवर हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, सॉरी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स। कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स को पॉइजन कर दिया जाता है, तो दैट इज वाई एनिमल्स मर जाते हैं। तो दे आर some factors which are responsible for depletion of biodiversity in India. Conservation of forest and wildlife in India. Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems, water, air, and soil. Due to conservationist demand, the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats. देखो मैंने अंडरलाइन भी करा है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, जो कि 1972 में आया था। वो इसीलिए आया था ताकि फ्लोरा और फौना को सिर्फ और सिर्फ फौना को प्रिजर्व कर सके, सिर्फ और सिर्फ फौना की प्रोटेक्शन कर सके। The aim of the program is protecting the remaining population of endangered species by banning hunting, giving legal protection to the habitats and restricting trade in वाइल्ड ट्रेड भी होता है वाइल्ड लाइफ में, ध्यान रखना। सुना होगा आपने, जो एलिफेंट के टस्क है उसका ट्रेड हो रहा है, जो टाइगर की जो स्किन है उसका ट्रेड होता है। तो ये जो ट्रेड होते हैं इसे रेस्ट्रिक्ट करना। द सेंट्रल and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries. जो सेंट्रल स्टेट है उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है in establishing national parks and wildlife sanctuaries. अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए, प्लीज़ कमेंट मी कि अपने राजस्थान में कितने नेशनल पार्क्स है। ओके, प्लीज़ कमेंट मी दिस क्वेश्चन। अभी नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन आगे आपके काम आएगा ही, थोड़ी सी नॉलेज रखना अच्छी बात है। तो प्लीज़ कमेंट मी द आंसर कि राजस्थान में कितनी नेशनल पार्क्स हैं, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन राजस्थान। भाई अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। The central government are announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinos, etc. अच्छा, one-horned rhino कहाँ पे बहुत फेमस है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आसाम के जो नेशनल पार्क है वहाँ पर। उस नेशनल पार्क का भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि आसाम के कौन से नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 1973 टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कौन से ईयर में, 1973 में, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज बची हुई है टाइगर की उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। Under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles, and one dragonfly have been added to the list of protected species. अब insects भी इस लिस्ट में शामिल होने लगे थे। In 1991, the first time plants were also added to the list, starting with 6 specific species. ठीक है, प्लांट्स भी 1991 में ऐड हुए थे। मैंने कहा था जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फोना एडेड थे, तो फ्लोरा कब एडेड हुए, 1991 में।
Types and distribution of wildlife and forest resources. In India, much of the बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through forest department or other government department. इंडिया में जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं या तो गवर्नमेंट से थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ये सब मैनेज हो रहा है. द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. Forest classified है under following categories. Number 1 is reserved forest. These forests are regarded as most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. नाम से पता लग रहा है कि वो reserved है तो वो बहुत ज़्यादा valuable है, तो इसी वजह से उनका conservation भी बहुत concern में रहता है. It covers half of the total forest land. Protected forest. This forest land are protected from any further depletion. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest. ये जो forest area होता है जिसे protected forest में अपन consider करते हैं, ये further depletion से कि भाई अब वो और ज़्यादा deplete ना होए उससे बचा के रखता है, उससे protect करके रखता है. Next is unclassed forest. These are other forests and wastelands belong to both government and private individual and communities. नाम से पता चल रहा है कि ये सिर्फ वो फॉरेस्ट है जो या तो गवर्नमेंट ओ करती है या इन्हें प्राइवेट लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं या कम्युनिटीज होती है वो भी ओ कर सकती है, तो ये वेस्टलैंड टाइप होता है. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. द फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज. फॉरेस्ट जो होता है वो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का भी होम होता है. लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with the government officials to secure their long-term livelihood. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. The famous Chipko movement in the Himalayas has successfully resisted deforestation in various areas. चिपको मूवमेंट जो हुआ था उसके अंदर कौन सा ट्री इन्वॉल्व था, ये राजस्थान में ये हुआ है और इसके अंदर कौन सा ट्री इन्वॉल्व था, प्लीज मेंशन इट. अच्छा मैं बता देती हूँ, उसके अंदर खेजरी ट्री इन्वॉल्व था एंड खेजरी ट्री इज ऑल्सो द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान. ओके. ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी afforestation with indigenous species can be enormously successful. Farmers and citizens group like Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. Joint Forest Management JFM program introduced in 1988. ध्यान रखना JFM program कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1988 में. कहाँ पर, ओडिशा में. Shown good example for involving local communities in management and restoration of degraded forest. अच्छा, by here we come to an end of this chapter, and if you have found some help through this PDF, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो मेरी इस वीडियो से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, प्लीज़ ज्वाइन इट, ताकि आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि वहाँ मैं हैंड रिटन नोट्स भी शेयर करती हूँ आप लोगों से. तो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.